Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll show you the theoretical and practical aspect of free association test. I have also explained the practical portion of this test, so please watch this video till the end. तो हम free association test का theoretical part लिखेंगे. तो फ्री एसोसिएशन टेस्ट होता किस लिए है? फ्री एसोसिएशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप बच्चे को एक कोई भी वर्ड बोलते हैं और बच्चे को तुरंत उससे रिलेटेड जो भी वर्ड जो भी चीज दिमाग में आ रही है उस वर्ड को बताना होता है। और ये दोनों वर्ड जो आपने उससे पूछा और जो बच्चे ने बताया वो किस तरह से रिलेट हो रहे हैं, उसके कुछ लॉज होते हैं जिससे पता चलता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से बच्चे को उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड दूसरा वर्ड रिमाइंड हुआ। तो दिस इज फ्री एसोसिएशन टेस्ट। तो पहले तो हम उसकी मीनिंग लिखेंगे। फिर एग्जाम्पल में जैसे है आफ्टर हियरिंग द वर्ड डे पर्सन रिमाइंड्स अबाउट सन और नाइट। तो अगर जैसे ही आप कोई वर्ड बोलोगे डे जैसे बोला आपने तो बच्चा उसको या तो सन बताएगा या नाइट। अगर जैसे डे का आपने डे बोला बच्चे ने नाइट बताया तो ये ऑपोजिट्स हो गए, बच्चे ने ऑपोजिट्स पढ़े होंगे तो इस वजह से डे का नाइट उसने तुरंत आंसर कर दिया। तो ये होता है फ्री एसोसिएशन टेस्ट, मतलब कि आप बच्चा कैसे किसी भी वर्ड को या किसी सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन या दूसरे वर्ड से एसोसिएट करता है। दिस इज फ्री एसोसिएशन टेस्ट। 2 से 3 डेफिनेशंस लिखनी होगी आपको। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन, दूसरा कंट्रोल्ड एसोसिएशन और तीसरा है फ्री एसोसिएशन। कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन से का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी इवेंट या कोई भी सिचुएशन कंटिन्यूअसली आई हो, जैसे एक के बाद एक कोई इवेंट हुआ हो और जब नेक्स्ट टाइम कोई एक इवेंट होता है वैसा तो हमें दूसरे इवेंट की याद आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन। जब किसी कोई दो चीजें एक साथ होती है और जब नेक्स्ट टाइम कोई उन दोनों में से कोई भी एक चीज होती है तो हमें दूसरी चीज की याद आ जाती है, तो दैट इज कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन। यह है कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन के बारे में। एंड देन कम्स कंट्रोल्ड एसोसिएशन। कंट्रोल्ड एसोसिएशन वो होता है जब हम चीजें पढ़ते हैं और हमें वैसी चीजें आंसर करनी होती है। लाइक एग्जामिनेशंस में हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं और हर सेंटेंस को ऐसा बनाना होता है कि उसकी कुछ मीनिंग निकले, राइट। तो ये होता है कंट्रोल्ड एसोसिएशन, जब हम अपने एसोसिएशन को जो भी एसोसिएट करते हैं वर्ड्स उन्हें हम कंट्रोल करते हैं। तो दैट इज कंट्रोल्ड एसोसिएशन। जैसे कि जब हम एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो उसमें हम जो भी हम वर्ड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप्स बनाते हैं ताकि एग्जैक्ट सही मीनिंग निकले, राइट। तो दैट इज कंट्रोल्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट कम्स फ्री एसोसिएशन। जैसे कि हम लोगों ने अभी आगे डिस्कस किया कि किसी को भी एक कोई वर्ड दे देते हैं और उस वर्ड को सुनते ही दिमाग में जैसे ही कोई भी दूसरा वर्ड आ जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन। फ्रीली एसोसिएट होते हैं दोनों वर्ड्स, तो दैट इज फ्री एसोसिएशन। अब फ्री एसोसिएशन होता क्या है, किसे दिया था ये? तो फ्री एसोसिएशन वाज डिवाइस्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। फ्री एसोसिएशन सिगमंड फ्रॉइड ने ये टेक्निक दी थी। या ये फ्री एसोसिएशन के बारे में है। नाउ कमिंग ऑन टू द लॉज ऑफ एसोसिएशन। तो लॉज ऑफ एसोसिएशन जो है वो बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, दैट इज प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ में पहला आ जाता है हमारा लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, और सीक द फेस ऑफ वन ब्रदर हु हैज मार्क्ड रिजेम्बलेंस विद द अदर, वी आर रिमाइंडेड ऑफ द फेस ऑफ द अदर ब्रदर। कोई किसी ऐसे मतलब सिमिलैरिटी मतलब जो सेम टू सेम हो, लाइक अभी लाइक किसी एक भाई को जो दूसरे भाई की तरह दिखता है, तो जैसे ही हम उस भाई को देखेंगे हमें दूसरे भाई की याद आ जाएगी। तो ये हो गया लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। जब हम सिमिलर चीजों को देखते हैं तो एक चीज को देख के हमें दूसरी चीज याद आ जाती है, तो ये हो गया सिमिलैरिटी।
नाउ कमिंग ऑन टू द लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी क्या होता है? इसका मतलब है कि जब भी कोई दो चीजें सिमिल्टेनियसली हो, मतलब एक के बाद एक हो, और जब दोबारा को उन दोनों में से कोई भी एक चीज हो और हमें उस टाइम दूसरी चीज की याद आ जाए, देन दैट इज लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शाम के टाइम जब आपके पापा घर आते हैं, राइट, तो पापा घर जैसे ही पापा एक नीचे आके घर के बाहर आके हॉर्न बजाते हैं, बताते कि हाँ हम आ गए, वैसे ही मम्मी कहती है कि बेटा जाके चाय बना दो। तो अब ये एक दिन हो गया। नाउ नेक्स्ट डे जैसे ही पापा ने हॉर्न बजाया, आपको याद आता है कि पापा ने हॉर्न बजाया, अब मम्मी हमसे चाय बनाने को बोलेंगी। सो दिस इज लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, जहां पर दो चीजें एक के बाद एक हुई एंड नेक्स्ट टाइम जब वो चीज एक चीज हुई तो आपको दूसरी चीज की याद आ जाती है। ये होता है लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी के अंदर दो चीजें आ जाती है, प्लेस कॉन्टिग्यूटी एंड टाइम कॉन्टिग्यूटी। प्लेस कॉन्टिग्यूटी मतलब जब सेम प्लेस पे या सेम पोजीशन पे दो चीजें हो और हमें नेक्स्ट टाइम वही चीज दोबारा याद आ जाए, देन दैट इज प्लेस कॉन्टिग्यूटी। एंड टाइम कॉन्टिग्यूटी मतलब जब टाइम के अकॉर्डिंग हो, तो दैट इज टाइम कॉन्टिग्यूटी। फिर प्राइमरी लॉ में जो हमारा थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट मीन्स हो गया आपका अपोजिट। तो जब भी किसी एक चीज को बोलेंगे, तो जब कोई बच्चा या कोई साथ उसके अपोजिट चीज को बताए, तो दैट इज लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। लाइक समर्स, विंटर्स, ब्लैक एंड व्हाइट, हैप्पी, सैड, ये सब हमारे हो गए लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट के अंदर आएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ में सबसे पहला हमारा जो लॉ है वो है द लॉ ऑफ प्राइमरी। मतलब इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम जो हम चीजें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, वो ज्यादा टाइम तक के हमारे दिमाग में रह जाता है, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाना होता है, ठीक है, तो जो उसका सिग्नेचर पैराग्राफ होता है, सिग्नेचर स्टेप होता है, हमें वही याद रह जाता है। ऐसा नहीं कि हमें पूरा गाने का पूरा डांस याद हो जाता है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोगों को जो उसका सिग्नेचर स्टेप होता है, वो चीजें जो प्राइमरी चीज होती है जो बार बार दिखाई जाती है, वो चीजें याद हो जाती है। जो सिग्नेचर स्टेप होता है किसी भी गाने का, तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्राइमरी, राइट। फिर नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द लॉ ऑफ इंटरेस्ट। लॉ ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस चीज में किसी इंसान को इंटरेस्ट होता है, उसे वही चीजें ज्यादा टाइम तक के याद रह जाती है। तो वो हो गया लॉ ऑफ इंटरेस्ट। दैट कम्स लॉ ऑफ रीसेंसी। रीसेंसी का मतलब जो चीज जैसे कि अगर कल कोई चीज हुई है, तो हमें कल वाली बात परसों वाली बात से ज्यादा याद रहेगी। हमें ये नहीं याद होगा कि परसों क्या हुआ था, लेकिन कल क्या हुआ था वो हमें याद रहेगी। तो जो सबसे रिसेंट चीज होती है हमारी लाइफ में, हमें वो चीजें याद रहती है। तो दैट इज लॉ ऑफ रिसेंसी। कमिंग ऑन टू द लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो चीज फ्रीक्वेंटली आप करते रहते हो वो चीजें आपको याद रहती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप जॉगिंग करने जाते हो, राइट, तो जहां आप जाते हो वहां हरी घास होती है, ठीक है, ग्रीन पार्क में आप डेली जाते हो जॉगिंग के लिए। तो अब जैसे ही कोई भी आपको ग्रीन बोलेगा तो आपको जॉगिंग याद आएगी या ग्रास याद आएगा या पार्क याद आएगा। तो ये एक रीजन हो गया जिसकी वजह से हम ग्रीन और दूसरे वर्ड जैसे कि पार्क, जॉगिंग या ग्रास को रिलेट कर पा रहे हैं। फिर है लॉ ऑफ विविडनेस। लॉ ऑफ विविडनेस का मतलब है कि जब हम किसी चीज को हमेशा के लिए याद रखते हैं, दैट इज लॉ ऑफ विविडनेस। दैट कम्स लॉ ऑफ मूड। हाँ, लॉ ऑफ मूड, इसका मतलब ये है कि अगर किसी का सैड मूड है तो आप उससे कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा वर्ड या कोई अच्छी चीज भी बोलोगे तो वो उसका सैड रिप्लाई करेगा। तो दिस इज लॉ ऑफ मूड, जब हम अपने मूड के अकॉर्डिंगली आंसर करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ टाइप। एसोसिएशन टाइप क्या होता है? जब हम किसी भी जो भी हमसे पूछा गया है, स्टिमुलस मतलब कोई भी वर्ड हमसे पूछा गया है, तो उसका आंसर करने में, उसका रिस्पॉन्स करने में हम कितना टाइम ले रहे हैं, मतलब एसोसिएट करने में हम कितना टाइम ले रहे हैं, उसे कहा जाता है एसोसिएशन टाइम। अब ये जो एसोसिएशन टाइम है, इसके डिटर्मिनेंट्स
का मतलब है कि ये जो टाइम है ये क्यों लगता है टाइम। तो बेबी नेचर ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस का नेचर क्या है, किस तरह का है, बहुत डिफिकल्ट है या फिर स्मॉल वर्ड है, बड़ा वर्ड है, उससे उसकी वजह से ये एसोसिएशन का टाइम लग सकता है। दैट का नेचर ऑफ एसोसिएशन, किस तरह से एसोसिएट कर रहे हैं, जैसे कंट्रोल्ड एसोसिएशन है, फ्री एसोसिएशन है, प्रैक्टिस एंड एज, कि किसी भी चीज की आपको कितनी प्रैक्टिस है, आपकी एज क्या है। जैसे छोटे बच्चे की जो एज, जो छोटे बच्चे होते हैं वो उतनी जल्दी एसोसिएट हो सकता है ना कर पाए, तो दिस कम्स अंडर प्रैक्टिस एंड एज। दैट का मेंटल प्रिपेयर्डनेस, कि आपके मेंटली कितना प्रिपेयर किसी भी चीज को आंसर करने के लिए। दैट कम्स इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, कि आप अगर इंटरनली डिस्टर्ब है, जैसे कि घर में लड़ाई हुई है ना, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप उतने अच्छे से अपना इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। तो ये तो कॉमन है सारे सभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, आपको नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, डिटेल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर और डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये सब लिखना ही होता है, तो ये सब आप लिखेंगे। तो ये है हमारी एफएटी की बुकलेट। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी फैट नहीं बोलेंगे, आपको इसको सारे लेटर्स को अलग अलग बोलना होगा। FAT, दैट इज फ्री एसोसिएशन टेस्ट, राइट। तो ये इस तरह की आपको एक बुकलेट मिलेगी, चाहे वो हिंदी मिले चाहे इंग्लिश मिले, आपको सारी डिटेल्स ये भरनी होगी। एंड ये जो चीज है ये आप जब आप प्रैक्टिकल कर लेंगे, आपको डेटा मिल जाएगा, उसके बाद आपको ये जो है ये चीज, ये तालिका, ये भरना होगा, ठीक। तो अब इसके अंदर आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, ये टोटल 100 वर्ड्स है। ये सारे वर्ड्स आपको आपके सब्जेक्ट से पूछ रहा है, और ये आपको, आपके पास एक टाइमर होना चाहिए, एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए, जिससे आप टाइम कैलकुलेट कर सके कि कितनी टाइम में एसोसिएशन टाइम जो है वो कितना ले रहा है बच्चा, ये भी देखना होगा। तो उसके लिए आपके पास एक वॉच होनी, स्टॉप वॉच होनी चाहिए, जिससे आप ये देख सके कितना टाइम लग रहा है। फिर आपको बच्चे से ये जो वर्ड है ये पूछ रहा होगा, लाइक आपने बोला जल, तो वो बच्चा बोलेगा पानी। अब ये जो है जल और पानी, ये क्या है, ये पर्यायवाची है, इसलिए अंतर सूचना मतलब जो एक अलग इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से, जिसपे ये लिख रहा होता है किस वजह से बच्चे को ये चीज, ये वर्ड याद आया। तो ये जल और पानी ये क्या हो गया, ये हो गया पर्यायवाची, ठीक। तो अब जल और पानी दोनों क्या है, सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी लग गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। फिर आपने जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा चाकू, तो चाकू के लिए बच्चे ने बताया सब्जी, और टाइम देखते रहना है कि क्या टाइम लग रहा है, वो टाइम भी लिखेंगे। तो बच्चे ने बताया ये सब्जी, तो फिर ये कैसे याद आया, तो देख कर याद आ रहा, मतलब कि बच्चे ने देखा कि सब्जी जो है वो चाकू से काटी जाती है, तो ये उसको देख कर ये चीज याद आई, ठीक। तो ये हो गया कॉन्टिग्यूटी, क्यों, क्योंकि चाकू किस लिए यूज करते हैं, चाकू सब्जी काटने के लिए यूज करते हैं, इसलिए दो चीजें हुई, एक के बाद एक चीज हुई, तो इसलिए हो गया ये लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। इसी तरह से आपको ये पूरा 100 के 100 वर्ड्स पूछ के ये पूरी बुकलेट फिल करनी है, और सब कुछ फिल करने के बाद आपको जो हमारा फर्स्ट पेज था उसमें ये सारा डेटा लिखना है, लाइक समीपता का नियम, जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी था उसका नियम, तो उसमें कितने टोटल कितने वर्ड्स है जिसमें ये वाला नियम लगा है वो लिखना है, और उसका परसेंटेज लिखना है। तो 100 वर्ड्स से इसलिए 42% हो गया, और टोटल टाइम कितना लगा है उसको निकालने में, सारे वर्ड्स के लिए जो कॉन्टिग्यूटी से रिलेटेड है वो टाइम यहाँ लिखना है, ऐसे ही सिमिलैरिटी के लिए भी लिखना है, कॉन्ट्रास्ट के लिए भी लिखना है, और इंडिविजुअलिटी के लिए भी यही वर्ड यही लिखना है, ठीक है। इस तरह से करना है। और ये जो औसत प्रक्रिया काल है, यहाँ पर इस सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 चीजें हैं, मतलब एवरेज निकालना है। इस सबको ऐड करके जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो औसत प्रक्रिया काल है, जो एवरेज टाइम है, ये निकल आएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरी बुकलेट फिल करनी है। इसके बाद आप ये सब आपका, तो ये सब तो प्रैक्टिकल पोर्शन में जो लिख रहा है, ये मटेरियल रिक्वायर्ड, इनिशियल प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सब लिखना होगा।
ये स्ट्रक्चर क्या दिया आपने, ये स्ट्रक्चर्स है। मेथड लिखना होगा किस तरह से हुआ पूरा, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों करा हमने ये फ्री एसोसिएशन टेस्ट क्यों हुआ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्टिव लिखना है। फिर ये आ गया हमारा ग्राफ। तो हमने जो वो बनाया था बुकलेट में जो डेटा था उसके अकॉर्डिंगली हमें ये ग्राफ बनाना है। तो जैसे कि हम लोग का वहां पर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, कॉन्टिग्यूटी, कॉन्ट्रास्ट, इंडिविजुअलिटी के जो हमारा आया है, कितने वर्ड्स है सिमिलैरिटी के, कितने वर्ड्स है कॉन्टिग्यूटी के, कॉन्ट्रास्ट के और इंडिविजुअलिटी के, उतने वर्ड्स का हमें यहाँ पर ये बना देना है ग्राफ। जैसे कि सिमिलैरिटी में 25 वर्ड्स थे, इसलिए ये हमारा 25 का बन गया। कॉन्टिग्यूटी में हमारे 43 वर्ड्स थे, तो ये उसका बन गया। फिर कंट्रास्ट और इंडिविजुअलिटी का, इस तरह से ग्राफ बनाना है। ग्राफ पे ये लिखना मत भूलिएगा कि एक्स एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्सेस के लिए 1 लॉ है और वाई एक्सिस पे भी 10 स्मॉल बॉक्सेस मतलब 5 वर्ड्स, 10 स्मॉल बॉक्सेस 5 वर्ड्स के लिए। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। इस तरह से ग्राफ बनाना है। ग्राफ के बाद हम बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में जो हमारे 4 लॉज है उससे रिलेटेड बनाएंगे, जैसे कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो जितने भी वर्ड लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में आ रहे हैं वो सारे वर्ड आपको इस टेबल में लिखने होंगे, ठीक है। और जो टाइम है लगा है वो टाइम भी लिखना है। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का। जितने भी वर्ड लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के अंडर आ रहे हैं वो आपको इस टेबल में लिखना होगा। ठीक, उसके बाद अब आपको यहाँ पर मीन निकालना है। तो टोटल वर्ड्स कितने हमारे 25 वर्ड्स है और टोटल टाइम कितना लगा, ये हमने अपनी बुकलेट पे सब लिखा हुआ है, तो बस डायरेक्ट हमें निकालना है। तो टोटल टाइम हमें 67.2 सेकेंड्स टाइम लगा, ठीक। अब इसका बी निकालेंगे। तो बी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम अपॉन टोटल वर्ड्स। टोटल टाइम क्या है 67.2 और टोटल वर्ड्स क्या है 25। तो इसका बी निकालेंगे तो ये आ गया हमारा 2.688 सेकेंड पर वर्ड, मतलब एक वर्ड में टोटल 2.688 सेकेंड लगे। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का मीन। अब हम दूसरे लॉ के बारे में देखेंगे, उसका टेबल बनाएंगे। तो यह है लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी का भी वैसे ही टेबल बनाएंगे। जितने भी वर्ड्स लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी के अंडर आते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स हमें इस टेबल के अंडर लिखने, और जो टाइम लगा है वो भी टाइम लिखेंगे। तो ये सारे वर्ड्स हम इस टेबल में डालेंगे। और टेबल में सारे वर्ड लिखने के बाद हम जैसे हमने लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का मीन निकाला था उसी तरह से हम लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी का भी मीन निकालेंगे। तो हमारा लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी में टोटल 42 वर्ड है और टोटल टाइम 123.3 सेकेंड ले रहे हैं। अब इसका मीन निकालने के लिए हम टाइम को वर्ड से डिवाइड कर देंगे और हमारा मीन निकल आएगा जो कि है 2.935 सेकेंड्स पर वर्ड। ये हमारा लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी का मीन टाइम निकल आया है। अब लॉ ऑफ कंट्रास्ट का मीन टाइम निकालेंगे, उसी तरह से सारे वर्ड्स लिखेंगे टेबल के अंदर और उनका टाइम लिखेंगे। टेबल निकालने के बनाने के बाद इसका मीन निकालेंगे हम। ये हमारे हो गया टेबल, और टेबल में टोटल 19 वर्ड्स है और टाइम लगा है टोटल 38.7। अब इसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम को टोटल वर्ड से, तो हमारा आंसर आ जाएगा मीन जो है मीन ऑफ टाइम है वो आ जाएगा 2.036 सेकेंड्स पर वर्ड। ये आ गया हमारा मीन। अब जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो इंडिविजुअलिटी के अंडर जो भी वर्ड्स आ रहे हैं
वो सारे वर्ड्स और उसका टाइम लिखेंगे हम। और उसका मीन निकालेंगे तो टोटल वर्ड्स है 14 एंड टोटल टाइम है 41.6 सेकेंड्स। मीन निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.971 सेकेंड पर वर्ड। तो अब हमारे चारों लॉज के का मीन टाइम निकल आया है। अब हम कंबाइंड एनालिसिस करेंगे। तो कंबाइंड एनालिसिस के लिए हमने सारे लॉज लिखे और जितने नंबर ऑफ वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स लिखे, परसेंटेज लिखा और रिस्पॉन्स टाइम कितना लगा है वो सब लिखा। और उसके बाद हम एवरेज टाइम निकालेंगे। एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ वर्ड्स। तो टोटल टाइम कितना है हमारा? टोटल टाइम है हमारा 270.8 और टोटल वर्ड्स कितने हैं? टोटल वर्ड्स है 100। तो हमारा जो एवरेज टाइम है वो 2.78 सेकेंड आ गया। ये हमारा आ गया एवरेज टाइम। अब हमें निकालना है मीन। मीन तो मीन कैसे आएगा? टोटल वर्ड्स कितने हैं? 100 और लॉ कितने हैं? 4, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्ट्रास्ट और इंडिविजुअलिटी। तो हमने 100 को 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा 25 वर्ड्स पर लॉ। तो ये हमारा आ गया मीन। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्ट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, कॉन्टिग्यूटी, कंट्रास्ट, इंडिविजुअलिटी के जो लॉज है उनके बेसिस पर, उनके रूल्स के बेसिस पर यहाँ पर लिख रहा है सब्जेक्ट्स 25 रिस्पॉन्सेज वर ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड शी टुक 67.2 सेकेंड्स टू आंसर दोज वर्ड्स। यही चीज लिख रही है सब में कि ऑन द बेसिस और जो भी रूल है, जो भी लॉ है उसके बेसिस पर कितने वर्ड्स उसने रिस्पॉन्स किए और कितना टाइम लगा, ये सब आपको लिख रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्ट में। तीनों चारों लॉज के लिए ऐसे लिखेंगे। और एवरेज टाइम जो हुआ उसके बारे में लिखेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे एट दैट कंक्लूजन कि हमने क्या कंक्लूड किया। एंड आफ्टर कंक्लूजन जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है वो लिखेंगे एंड देन इमोशनल इम्प्लीकेशंस।